हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 22 दिसंबर थर्सडे के सेशन के अंदर। क्या आप सब लोग मज़े में हैं? सब लोग खुश हैं? ठीक है, चलिए ग्रेट। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। दोस्तों, हम जो आपके साथ करंट अफेयर की बातें करते हैं, ठीक है, दिस आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लैट जैसी परीक्षा या एलेट जैसी परीक्षा के अंदर जनरली बच्चों को साल भर मेहनत करनी पड़ती है करंट अफेयर के लिए। ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आप आखिरी के कुछ दिनों में रट्टा मार लो और आपसे काम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ते रहना है अखबारों के अंदर, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में नोट करते रहनी है। जैसे मैं आपके साथ ये जो मॉड्यूल लेकर आता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, उन मॉड्यूल में से एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारे ये जो भी मॉड्यूल है, दे आर वेरी रिलेवेंट मॉड्यूल फॉर वन फुल ईयर। तो आपका काम है कि इन मॉड्यूल्स को डेली देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, डिले मत करिए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि क्या आपने अभी तक के जो जो भी मॉड्यूल है वो देख चुके हैं। यस और नो, से यस और नो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और साथ साथ में, क्योंकि अभी ये चालू हुआ है सेशन, अच्छे अच्छे इमोजी, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड, ये भी बोल दो कि यस सर, आई एम गोइंग टू क्रैक क्लैट 2024। ठीक है ना? चलिए ग्रेट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पूरे वर्ल्ड में हैवॉक हो गया। हम उस बात को समझेंगे जहां से शुरुआत हुई थी कहानी, वापस वहीं पे चक्कर आके अटकी है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग इकोनॉमी के टारगेट लेकर आए हैं। चलिए हम देखते हैं कि वो टारगेट क्या है। आज महत्वपूर्ण दिवस है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, है ना, नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो उसके लिए हम बातें करेंगे जिसका, है ना, पहली बार देखे तो आप ऐसा सोचे कि हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। पर इस साल क्लैट 2023 में, दैट इज दिसंबर में जो एग्जाम हुई, उसका एक पूरा सेट सिर्फ आज के इस मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आईएनएस मुर्मू गांव के बारे में बात करें, इंडियन नेवी पूरी रिवैम्प हो रही है। कल हमने बात करी थी, याद है आपको? किसके बारे में बात करी थी? आईएनएस वगीर के बारे में। ये सर नो, आज हम बात करेंगे आईएनएस मुर्मू गांव। मैरी टाइम एंटी पायरेसी बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, इसका महत्व क्या है, वो हम बात करेंगे। एक नया इंडेक्स आया दोस्तों, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप में से ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि कितने याद रखे भाई, है ना, इतना सारा कैसे याद रखे? याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस आर दी, यू कैन से, इश्यूज इन कंटिन्यूएशन। ये सब इश्यूज कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ये सर नो, तो एक नया इंडेक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलता है कि देश कैसे आगे बढ़ता है। दोस्तों, इंटरनेशनल, यू कैन से, नेशनल कंट्रीज को प्रोग्रेस चेक करने के लिए मेजरमेंट टूल आते हैं, अलग अलग तरीके के इंडेक्स, डोमेस्टिकली भी होने चाहिए। तो इसके लिए आया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये नो, देन वी हैव अपडेट्स फ्रॉम जर्मनी एंड मलेशिया। देखेंगे जर्मनी में क्या हुआ, मलेशिया में क्या हुआ। ठीक है, अपडेट्स फ्रॉम लंदन एंड काठमांडू। ठीक है, यूएसए का एक बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन से, लॉ पास हुआ विच इज नोन एज सेम सेक्स मैरिज। दोस्तों, कल जब हमने बात करी थी आपके साथ ऑन द इश्यू ऑफ कंसेंशुअल रिलेशनशिप की एज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब उसको रिड्यूस करने के लिए, 18 साल की कंसेंशुअल एज होती है, उसको हमने आर्ग्यूमेंट दिया था दैट 16 साल करना चाहिए। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट आपके साथ बात करी थी। तो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल दिया दैट वी हैव नो इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग इट एंड विल स्टिक इट टू 18 ईयर्स। चलिए देखते हैं भैया क्या सिनारियो होगा। अब ये बैकग्राउंड तो नोट करते रहिएगा, इसको हम आगे देखते रहेंगे। सेम सेक्स मैरिज यूएसए का लॉ आ गया, एफटीएक्स के साम भाई साहब का अरेस्ट हो गया, और फ्यूजन का फ्यूचर क्या है वो हम बात करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपके साथ जो मॉड्यूल किया था उसको आपने रेटिंग भी दी थी,
आप में से कुछ कुछ लोगों ने 10 में से 10 रेटिंग दी थी। आज भी इस सेशन के एंड में रेटिंग ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आखिरी में ये भी बताइएगा कि इन 10 टॉपिक में से आपको कौन सी न्यूज़ सबसे अच्छी लगी। चलिए अच्छे से आगे बढ़ते दोस्तों। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट इज लिंक्ड टू चाइना एंड इट इज स्पाइक सीक्वेंस्ड इन इंडिया इन जुलाई। अब ये मुद्दा क्या है ये देखते दोस्तों। चाइना एक डिक्टेटर वाली दुनिया का देश है। ये सुनो, चाइना के जो डिक्टेटर रहे, बड़े बड़े डिक्टेटर लाइक माओ जेडोंग, डंग जियाओपिंग एंड देन नाउ अब हमारे शी जिनपिंग साहब, है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े लेकिन से गफले करे, है ना। शी जिनपिंग साहब ने जो गफला किया उसका अभी भुगतान चाइना करने वाला है बड़े लेवल पे, ठीक है। हावेवर उसको बुरा बोलना या उसको मतलब एक तरीके से परेशानी बोलना वो तो आगे वाला फ्यूचर ही बताएगा, आज शायद जल्दी हो जाएगा। पर एक बार तो समझ लेते हैं कि गलतियां क्या करते हैं डिक्टेटर। सबसे पहले माओ जेडोंग साहब ने डिक्टेटर वाले सिनारियों में, है ना, एक बड़ी गलती करी थी। माओ जेडोंग ने चाइना बनाया, उन्होंने क्या गलती करी थी दोस्तों, ये सब मैं जो बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, ये सब बैकग्राउंड आपको क्लैट की तैयारी में बिल्कुल मदद करेगा। क्लैट में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको ऐसे छोटे छोटे कोने कोने वाली चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है, सही है ना। तो दोस्तों इस बात के ऊपर नितिन सर जिंदाबाद लिख दो भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए ग्रेट। माओ जेडोंग साहब ने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, बड़े बड़े काम तो करे, साइंटिफिक काम कोई नहीं करे। उनमें उन्होंने कहा कि 4 पेस्ट्स है, ठीक है, वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए दुश्मन है और इनको मारो। मक्खी मच्छर, ठीक है, चिड़िया और चूहे। मक्खी मच्छर चिड़िया और चूहे, ठीक है, इनको मारो। मक्खी मच्छर को मारा, चलो चलो सही बात है। अब ये तो इतने छोटे छोटे लोग मार ही नहीं सकते थे। चूहे को पकड़ पकड़ के मार डालो, ठीक है, चलो भैया चूहे तो बच के भाग जाते। पर सबसे बुरी बात हो गई, चिड़िया को मार डाला। चिड़िया को मारने की वजह से उनको ऐसा लगा कि चिड़िया, है ना, जो छोटी छोटी अपनी जो स्पैरो होती है ना, वो ग्रेन्स को खा जाती है, ऐसा उनको लगा, ठीक है। और ग्रेन्स को ना खाए इसकी वजह से उसको मारो। और सब चाइनीज हाथ में गिलो लेकर मारने लगे चिड़िया को और चिड़िया सब खत्म हो गई। अब चिड़िया छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है और वो कीड़े खाने वाली अब चिड़िया बची नहीं, तो कीड़े बहुत बढ़ने लगे और कीड़ों ने पूरी की पूरी एक से एग्रीकल्चर की एक से आबादी को तबाह कर दिया। और इसकी वजह से चाइना को 10-12 साल का फेमाइन में भेज दिया, अकाल में भेज दिया और चाइना की हालत बहुत बर्बाद हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से आज की सिनारियो क्रिएट हो गई जहाँ पे अलग अलग तरीके के वायरस क्रिएट होने लगे, क्योंकि वो लोग कुछ भी खाने लगे। दे स्टार्टेड टू ईट एवरीथिंग, एनीथिंग विच कैन वॉक, एनीथिंग विच कैन क्रॉल, एनीथिंग विच कैन स्विम, एनीथिंग विच कैन फ्लाई। दे कैन स्टार्ट टू ईट एवरीथिंग, which means they started to eat even humans, they started to eat bats and thereby आज हमारे सामने ये अलग अलग तरीके के वायरस आ गए ना भैया, उन्हीं की तो देन है। उसके बाद आए डंग जियाओपिंग, ठीक है। डंग जियाओपिंग ने एक बड़ी पॉलिसी लेकर आए, बोला 1 चाइल्ड पॉलिसी, कि भैया पॉपुलेशन इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। वो जिस ज़माने में आए उस ज़माने में तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करता था, जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो 2.1 पर जो 2.1 होना चाहिए, उससे होता था 6-7-8 टाइम्स, मतलब बड़ा, विच मीन्स पॉपुलेशन बहुत बढ़ते रहता था। और उस ज़माने में तो यही माना जाता था कि पॉपुलेशन एक ह्यूमन बॉम्ब है और पूरे वर्ल्ड को तबाह कर देगा। और उस ज़माने में डेंग जियाओपिंग ने, दोस्तों होता ये है, लीडर के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये होती है, ध्यान से समझना, लीडर के सामने जब प्रॉब्लम आता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर को पता हो कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना, ये सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, तभी तो उसको लीडर बोलते हैं। ये सर नो, हम बोलेंगे मोदी साहब तो भैया विश्व गुरु है, उनको पता होना चाहिए कि अगले 10 सालों में क्या होगा और देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा उनके ऊपर दारोमदार होता है। पर हालांकि इन रियलिटी कोई भी लीडर को ये पता नहीं होता है। ये सर उनको लगता है कि उन्होंने जो एक्शन लिया अभी वो बहुत अच्छी बात है। ऑन दी हाइंडसाइट जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने गलती करी, ठीक है। डंग जियाओपिंग ने बोला 1 चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिक्ट वे में इन्होंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। लोगों को बोला कि बच्चा एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा बच्चा हुआ तो परेशानी है।
चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब हुआ ये कि वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद आज चाइना की हालत ऐसी है कि चाइना के लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते, ठीक है। एक तो वो काफ़ी अमीर भी हो चुके हैं, साथ में विमेन भी एजुकेटेड और अमीर हो चुके हैं, तो वो बच्चे रखना ही नहीं चाहते, और बच्चे रखना नहीं चाहते तो धीरे 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 चाइना का पूरा पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है और चाइना की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है। समझ में आया? ग्रेट। और तीसरे लीडर जो आपके सामने हैं, दैट इज शी जिनपिंग। ये सुनो, शी जिनपिंग साहब की बड़ी गलती क्या दिख रही है? शी जिनपिंग साहब की बड़ी गलती है जीरो कोविड पॉलिसी। क्या जीरो कोविड पॉलिसी है इनकी? इनकी जीरो कोविड पॉलिसी का मकसद ये था कि भैया किधर भी कोरोना का एक भी केस आ जाए, सब कुछ बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो, आगे किसी को बढ़ने मत दो और कोरोना को फैलाओ मत। चलिए अच्छी बात है, पर कब तक करोगे इस वायरस के साथ झगड़ने के लिए, इसके साथ लड़ने के लिए आपके पास कितने सारे वेपन चाहिए? नहीं तो आप जाओ और उसके साथ खुले आम एक्सेप्ट कर लो जो इंडिया ने किया, जो बाकी सब देशों ने किया, ठीक है। दोस्तों, यहां पे हमें अलग अलग तरीके के मुद्दे देखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे इसके बारे में डिस्कशन होगा तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये मुद्दे क्या चल रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम केस इन पॉइंट ऑफ चाइना देखते हैं। चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी बनाई थी। विद अ जीरो कोविड पॉलिसी, द बिगेस्ट ट्रबल फॉर चाइना was they did not allow large number of people to expose to natural vaccination. What is natural vaccination? Natural vaccination is you get exposed to virus, वायरस की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट हो और फिर जब नया वायरस आएगा आपको उसको इम्पैक्ट होने की संभावना बहुत कम हो गई। चाइना ने अपने पॉपुलेशन को इस तरीके से आगे एक्सपोज किया ही नहीं। उन्होंने अपने पॉपुलेशन को बड़ी बड़ी वैक्सीन भी दी, ठीक है, उनकी खुद की वैक्सीन दी। उन्होंने बाहर की फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन थोड़ी दी, ठीक है। अब ये सब नाम तो वापस याद रखने पड़ेंगे ना भैया, एग्जाम आ रही है। ये सुनो, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जब कोरोना भारत में पिक पे था तो ये सब नाम मुंह जुबानी थे। ये सुनो, अब वापस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बड़ा हैवॉक क्रिएट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में भैया। तुम लोग बिल्कुल शांत हो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल मार्केट में घूम रहे हो, तुम तो 31 तारीख की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें तो कोई भनक भी नहीं है कि किस बात का वायरस, किस बात का मास्क, किस बात का हैंड सैनिटाइजर, कुछ थोड़ी चाहिए अपने को, है ना। मांडविया साहब ने बोल दिया ना राहुल साहब को कि भैया सस्पेंड कर दो तुम्हारी यात्रा, है ना। ठीक है, चलो ग्रेट, आते अपन इस बात के ऊपर वापस। शी जिनपिंग साहब ने क्या करा? जीरो कोविड पॉलिसी। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से सिनारियो ये क्रिएट हो गया कि लोगों को लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड खुल गया है और हम नहीं खुल पाए, और लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जिसका ट्रिगर पॉइंट आया, एक जगह पे आग लगी, और आग लगने में जब वो एक ऐसे आपका फायर स्टेशन जाना चाहिए था और वो नहीं पहुंच पाया और वहां पे 10 लोग मर गए। पूरा चाइना प्रोटेस्ट करने पे आ गया। इन्होंने लोगों को बताया कि भैया चिंता मत करो, पर क्या करे, जब लोगों को आ गया गुस्सा तो शी जिनपिंग ने बोल दिया कि चलो भाई अब सब खोल देते हैं। अब जब खोलेंगे, सडनली व्हेन यू ओपन अप, आर यू रियली रेडी फॉर, यू कैन से, फॉर सडन ओपनिंग ऑफ दिस सिनारियो? क्या आपके हॉस्पिटल्स रेडी थे? क्या आपके डॉक्टर्स रेडी थे? क्या आपकी पूरी हेल्थ सिस्टम रेडी थी? उसको तैयार नहीं किया। और आज सिनारियो ये हो गया चाइना के अंदर कि वहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर लाइनें लगी हुई है, ठीक है। जैसे इंडिया में जनवरी 2021 और जनवरी 2022 में जो सिनारियो क्रिएट हुए थे, बिल्कुल वैसा। क्रीमेटोरियम के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बहुत सारे लोग अपनी बॉडी लेकर खड़े और आदमी को दफनाने की जगह ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब परेशानियाँ हो रही है, शी जिनपिंग साहब की ये गलती। अमेरिका में भी कोरोना आगे बढ़ रहा है, जापान में भी कोरोना आगे बढ़ रहा है, और यूरोप में भी कोरोना आगे बढ़ रहा है। और इंडिया में क्या सिनारियो है पता नहीं। इंडिया में अभी तो कोई परेशानी नहीं है। ये सुनो भैया, ये वायरस कौन सा है ना? ये वायरस है ओमिक्रॉन का वायरस, और उसका वेरिएंट है ना, इसका वेरिएंट है आपका BE7। वेरिएंट का नाम क्या है? not BE, it is BF7, not BE, sorry, it is BF7 सब वेरिएंट है।
ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। आपको पता होगा ना, वायरस एक तरीके का आरएनए होता है और उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशन आते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। दोस्तों परेशानी चाइना की सबसे बड़ी ये है कि अब चाइना के अंदर ये वायरस आया, इतने सारे लोगों में फैलेगा और उसके बाद जो म्यूटेशन होकर नए वायरस क्रिएट होंगे उसका क्या होगा वो पता नहीं। दोस्तों ये जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, मॉर्टालिटी कम है। मॉर्बिडिटी मतलब इसकी वजह से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होते हैं पर उसकी वजह से मरते कम है, ठीक है। पर अगर ये म्यूटेट होकर नए वायरस आ गए उसका क्या होगा, वी डोंट नो, ठीक है। दूसरी परेशानी, अगले 1 क्वार्टर के लिए या 2 क्वार्टर के लिए चाइना की पूरी इकोनॉमी का भत्ता बैठ जाएगा ना, ठीक है। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं होगी पर पूरी इकोनॉमी बंद तो हो जाएगी, बड़ा रिस्ट्रिक्शन आएगा और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो रिसेशन का माहौल चल रहा है उसके अंदर और एक से पेट्रोल डाला जाएगा और रिसेशन और बर्बाद होगा। मतलब अगले कुछ महीने रिसेशन की तो पूरी 12 बजने वाली है भैया। चाइना जैसा देश में से जो बड़े बड़े प्रोडक्शन की चीज़ें आने वाली थी वो तो आएगी नहीं। इंडिया में वही तो प्रॉब्लम होगा ना। इंडिया में इलेक्ट्रिकल गुड्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मेसीज सबसे ज़्यादा आप वहाँ से लेकर आते हैं, ये सुनो, ठीक है। अब वहाँ से जो लेकर आते हैं उसका क्या करेंगे हम, ठीक है। वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। हमने रिस्ट्रिक्शन थोड़ा थोड़ा तो चालू किया है, हम उसको पूरा बंद नहीं कर सकते। ओमिक्रॉन की ओरिजिन हुई थी साउथ अफ्रीका से, नवंबर 2021 में हुई थी ये, है ना। उसके बाद जनवरी 2022 में इंडिया में ओमिक्रॉन ने हैवॉक मचा दिया और वापस एक से वो वेव आने लगा। ये सब जो डेटा का चार्ट देखिए, आज की तारीख के डेटा के चार्ट है दोस्तों। ये पहला चार्ट बताता है दैट नंबर ऑफ न्यू केसेस रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ दिसंबर। पहले 20 दिनों में जापान में सबसे ज़्यादा केसेस, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, जर्मनी। आप देख सकते हैं ये डेटा है। सबसे आखिरी में एकदम छोटा सा इंडिया है। चार्ट नंबर 2 टॉक्स अबाउट दैट इज नंबर ऑफ न्यू डेथ इन द फर्स्ट 20 डेज इन दिसंबर, ठीक है, इन टॉप 15 कंट्रीज विथ मोस्ट केसेस, ठीक है। भैया सबसे ज़्यादा डेथ किधर है, यूएसए, उसके बाद जापान, फिर ब्राज़ील एंड सो फोर्थ, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट चाइना विच इज़ क्रिएटिंग ट्रबल। हमारी अखबार वाले, हमारे टीवी वाले चाइना चाइना के नाम तो देते रहते हैं पर डेटा बताता है कि केसेस ज़्यादा जापान, साउथ कोरिया, यूएस, फ्रांस उस जगह पे है। इवन ड्यूरिंग द फीफा टाइम फ्रांस के जो प्लेयर थे उनके ऊपर ये मतलब ये वायरस ने इंपैक्ट तो किया ही था, yes or no। चार्ट नंबर 3 talks about percentage of population who took first 2 doses of the you can say vaccine। उसमें हांगकांग 91% लोगों ने लेके रखा हुआ है, चाइना ने 89% लोगों ने लेके रखा है। पर चाइना की वैक्सीन तो पूरी डड है, इट इज़ सिंपल फेल्योर है भाई, वो कोई इफेक्टिव नहीं है, उसकी एफिकेसी का तो लेवल ही नहीं है। तो दोस्तों दोनों उनकी जो दोनों अप्रूव्ड वैक्सीन है, साइनोवैक और दूसरी वैक्सीन का नाम बता दीजिए, है ना। ये तो बिल्कुल आपका काम है ना भैया, होमवर्क में टीचर के पास पढ़ने आए तो टीचर होमवर्क तो आपको देगा ही देगा ना, ठीक है। ये तो टीचर का काम है भैया, ठीक है। और बूस्टर डोज कितने लोगों ने लिया, जापान, ताइवान, हांगकांग। क्या आपने बूस्टर डोज लेके रखा है क्या आप अभी प्रिकॉशन लेते हो क्या आपको अगर सर्दी खांसी होती है आप जाकर तुरंत अपना टेस्ट करवाते हो कि नहीं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुनो, ठीक है। ये दोस्तों जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 18 तारीख तक का ये कैलकुलेशन है अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन रेट इन यूएसए में हॉस्पिटलाइजेशन रेट देखो ना, जनवरी में बहुत पीक पे गया था, फिर नीचे गया, फिर वापस बढ़ा, फिर नीचे गया, अब वापस बढ़ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ और फ्रांस और जर्मनी में तो देख लीजिए दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी में आईसीयू के पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो भैया कहीं ना कहीं कोरोना सिर्फ चाइना की वजह से नहीं आ रहा है, सब जगह पे फैल रहा है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। चलिए अगले इवेंट पे चलते हैं दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है। यहाँ से इकोनॉमी के बारे में हमें बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी मिलेगी। चलिए समझते हैं दोस्तों क्या हुआ। दोस्तों एक न्यूज़ राहुल साहब की और एक न्यूज़ कल अखबार में आई थी, दोनों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करके बताने की एक महत्वपूर्ण कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2047 तक इंडिया
जब अपना अमृत काल खत्म करेगा तो मोदी साहब ने कहा था दैट वी विल बिकम डेवलप्ड नेशन। तो और मोदी साहब का एक और यू कैन से गोल था दैट बाय 2024-25 इंडिया विल बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये सनो अब इंडिया 5 ट्रिलियन बनने वाला तो नहीं है, ऐसा अभी के नंबरों से तो लग रहा है, ठीक है। और 2028-29 तक शायद बन जाएगा, ये सुनो। और फिर अलग अलग पॉलिटिशियन आके अलग अलग ही नंबर लगाते रहते हैं, ये सुनो। दे आर गिविंग देयर ओन नंबर कि बाय 2030 इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। सम ऑफ देम आर सेइंग बाय 2047 वी विल बिकम 60 ट्रिलियन इकोनॉमी। सब बड़े बड़े नंबर अपनी मर्जी से जो मन में आए बोले जा रहे हैं, ठीक है। पर भाई रियलिटी क्या है? रियलिटी है ही नहीं ना, अपन उस रेट से थोड़ी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों बहुत सिंपल सा गणित है, अगर आपको ये चेक करना हो कि इकोनॉमी क्या कुछ सालों के अंदर डबल होगी या नहीं, कितने सालों में डबल होगी या नहीं, ये चेक करना तो बहुत सिंपल सा आपको एक रूल ऑफ थंब बता देता हूं कि आप इकोनॉमी का रेट देखिए। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया का इकोनॉमी का रेट अपन मैं रफली 8% मानता हूं, तो 72 डिवाइड बाई 8, हर बार 72 लेने का, 72 का रूल है ये, है ना, मस्त रूल मैं बता रहा हूं आपको। 72 डिवाइड बाई 8 इट मेक्स 9, सो दैट मीन्स 9 साल लगेंगे अगर कंटिन्यूसली हम 8% के रेट से बढ़े तो हमारी इकोनॉमी डबल होने में हमें लगेगा 9 साल। अब हम 8% से तो ग्रो हो नहीं रहे, ये सुनो। We are growing at around 6.5, 7, 7.1, 7.2, which means we will take more time to double our economy. Currently we are at 2.8 trillion economy. तो 5 ट्रिलियन तो अपने 2025 में तो आने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा कि हर स्टेट के लोग आकर बोलते हैं कि हमारा स्टेट बन जाएगा 1 ट्रिलियन। यूपी ने बोला हम बन जाएंगे 1 ट्रिलियन, ठीक है, बाय 2025, ठीक है। अपने सबके अपने अपने नंबर है, ठीक है। रियलिटी क्या है ये देखते हैं दोस्तों। आज की तारीख में महाराष्ट्र इज एट 0.39 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन तक तो पहुंचने में उसको कितने साल लगेंगे? उसको लगेंगे 11 साल। तमिलनाडु बोलता है कि मैं 0.252 पे हूं, ठीक है, तमिलनाडु को लगेंगे 14 साल। उत्तर प्रदेश अभी 0.227 के ऊपर है, उसको लगने वाले 16 साल। उड़ीसा को लगने वाले 25 साल। गुजरात जो अपने आप को बहुत ज्यादा विकासशील देश विकासशील स्टेट मानता है, वो 13 सालों में 1 ट्रिलियन पे पहुंचेगा। 13 साल मतलब 2035, ठीक है दोस्तों। अब बात ऐसी है कि स्टेट ग्रो हो, बड़े टारगेट ले, अच्छी बात है, पर हो ये रहा है देश के अंदर कि सभी स्टेट का डेवलपमेंट सेम जैसा नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। इगालिटेरियन देश बनने वाला था, इक्वालिटी होने वाली थी, सबका साथ सबका विकास होने वाला था, जो हो नहीं रहा है। और भरपूर इनइक्वालिटी अलग अलग स्टेट में हो रही है जिसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। बड़े बड़े नंबर दिखाने में ध्यान है कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। और उस समय पे राहुल साहब का ये बड़ा सा कमेंट बड़े काम का है कि देश की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ती है या देश कितनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है आपके और मेरे लिए, क्योंकि अगर मार्केट में जॉब ही नहीं है, मार्केट में अच्छे अच्छे जॉब ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे? आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। 100 में से 60 लोग नौकरी पे जाते नहीं हैं, जाते ही नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, वो जानबूझ के घर पे बैठे रहते, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, या कुछ काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। ये देश की विडंबना है अभी, ठीक है। तो ये दो चीज मैंने सोचा आपके सामने बताऊं ताकि आपको पता चले। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप इन दोनों में से कौन सी आर्ग्यूमेंट के साथ सहमत हो, कि क्या आप वो आर्ग्यूमेंट जो सैम बैंकमैन फ्राइड देते हैं वो आर्ग्यूमेंट के साथ सहमत हो, या यह आर्ग्यूमेंट जो यहां पर राहुल गांधी दे रहा है उसके साथ सहमत हो। सैम बैंकमैन फ्राइड क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं वो मैं सेशन के एंड में बताने वाला हूं, क्योंकि वो आखिरी मेरा मुद्दा है। ये सुनो, सैम बैंकमैन फ्राइड तो पता है ना आपको, वो भाई साहब का आर्ग्यूमेंट, और बाद में राहुल साहब का आर्ग्यूमेंट को दोनों को साथ में लेके चलना, और आखिरी में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप कौन से आर्ग्यूमेंट के साथ सहमत हो, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, आज 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे। कैसे सेलिब्रेट होता है? नेशनल
मैथमेटिक्स डे क्यों सेलिब्रेट होता है दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजन साहब का बर्थ एनिवर्सरी है। श्रीनिवास रामानुजन साहब ने जो कंट्रीब्यूट किया उसकी वजह से बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर हम क्लैट वाले बच्चे हैं, लॉ वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के साथ हमारा कोई नाता नहीं है और हमें ऐसी न्यूज़ क्यों सुनाते हो? भैया आपको इसलिए न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ ये पूरी न्यूज़, क्योंकि इस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर क्लैट 2023 के ऊपर एक बड़ा पैसेज आ गया जिसमें 7 क्वेश्चंस आ गए। और अगर आपने ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है, आप ऐसी न्यूज़ को जनरली नहीं पढ़ते हो, तो एग्जाम में आपको बड़ा पंगा होगा। क्लैट वाले चाहते हैं आपको डाइवर्स चीज़ों को पढ़ो और इस डाइवर्सिटी का पार्ट है। इनफैक्ट ये पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ 18 दिसंबर के पहले छपा होता तो मेरा पक्का मानना है कि आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मार्क्स आ जाते। पर क्या करें, ये तो बाद में पब्लिश हुआ, ठीक है, और क्लैट वाले ने पहले पूछ लिया। क्लैट वाला तो फ्यूचर में आने वाले पैराग्राफ पूछ रहा है ना। क्या क्या मज़ा है। तो दोस्तों ये बात क्या हो रही है, रामानुजन साहब इज कंसिडर्ड टू बी दी मैथमेटिक विजार्ड और उनके बेसिस के ऊपर हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बातें चालू हो रही है। एक इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग साहब इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर ऑफ मशीन लर्निंग, फादर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट डेवलप किया था। ट्यूरिंग टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था, है ना, ध्यान से समझना, ट्यूरिंग टेस्ट का ऑब्जेक्टिव यह था कि क्या हम मशीन को इस तरीके से कोड कर सकते हैं कि वो ह्यूमन जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करे उस तरीके से मशीन रिस्पॉन्ड करे। समझ आया ना? दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। आज की तारीख में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है एंड उसके द्वारा हमारे पास एक मजेदार सा चैट जीपीटी डेवलप हुआ है। चैट जनरेटिव, ध्यान से सुनना, चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दैट्स अ फुल फॉर्म, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के द्वारा व्हाट वी आर एबल टू डू, वी आर एबल टू गेट रिस्पॉन्स थ्रू अ चैट द वे ह्यूमन थिंक्स। सिंपल, विच मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच मीन्स हम मशीन को ट्रेन कर पा रहे हैं कि तुझे ह्यूमन के तरीके से कैसे सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर ये एलन ट्यूरिंग का नाम मैं क्यों याद रखूं, चैट जीपीटी का मेरे को क्या लेना देना है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों एलन ट्यूरिंग का एक ऑप्शन था और वही आंसर था जी आपकी क्लैट 2023 के अंदर। चैट जीपीटी का एक सवाल पूछा गया था और उसके साथ साथ गूगल ने बनाया हुआ लैम्डा भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा था। लैम्डा का फुल फॉर्म पूछा था, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। लैम्डा का फुल फॉर्म है लैंग्वेज, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड लैम्डा। ये गूगल ने बनाया हुआ है। तो भैया एक ऐसा मॉडल जो डिस्कशन कर सके, ठीक है, आप कुछ लिखेंगे तो सामने मशीन आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ह्यूमन होगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, पर अगर ह्यूमन नहीं होगा तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ठीक है। तो ये बातें हो रही है। तो दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन साहब ने बड़े बड़े मैथमेटिकल कंजेक्चर्स लगाए थे। कंजेक्चर्स और मैथमेटिकल, यू कैन से, लॉ में अंतर ये होता है कि कंजेक्चर का प्रूफ नहीं होता, लॉ का प्रूफ होता है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। तो इन्होंने 3000 से ज्यादा कंजेक्चर लगाए थे जिसका प्रूफ अभी अभी निकल के सामने आ रहा है और जिसकी वजह से उन्होंने जिस तरीके का विचार बनाया था उस विचार की वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनफैक्ट एक रामानुजन मशीन बनाने का ऑब्जेक्टिव हो रहा था और रामानुजन मशीन की वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने की संभावना पैदा हो रही है। दोस्तों रामानुजन साहब का कंट्रीब्यूशन था कि पाई का फॉर्मूला बनाया कैसे जाए, और वो भी 1914 में रामानुजन पब्लिश मल्टीपल फॉर्मूला टू कंप्यूट पाई। पाई का अप्रोक्सीमेशन 22/7 होता है, वो उन्हीं की तो देन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे पास आज के समय पर डेवलप हुआ। क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज जो क्रिप्टो करेंसी को मदद करती है। क्रिप्टोग्राफी एक मेथड है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, और ये दोनों मिलाकर क्रिप्टो करेंसी बनाने में मदद करती है। और जो आज क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के द्वारा हम बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनाने के काबिल हो पा रहे हैं, ये सब रामानुजन साहब का देन था। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए और यही सब एग्जाम में पूछा था भाई।
7 क्वेश्चन, एक पैराग्राफ। अब तुम ये सोचो कि सर आज के ये अखबार में मैथमेटिक्स डे आया था, आपने टेलीग्राम पे भी हमें सुबह सुबह बता दिया मैथमेटिक्स डे है, और हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि हमको लगा हम तो लॉ वाले बच्चे, हमको तो क्या ही मतलब है भाई मैथ के साथ। तो तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा डेवलपमेंट बड़ा चाहिए, तुम्हें बहुत ब्रॉड एकदम डाइवर्सिफाइड नॉलेज की जानकारी चाहिए। दोस्तों कल हमने आपके साथ बात करी थी आईएनएस वगीर को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। उससे पहले एक आईएनएस मुर्मुगांव को हमने कमीशन किया था। दोस्तों आईएनएस वगीर वाज अ सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। विद द हेल्प ऑफ फ्रांस वी आर डेवलपिंग दैट सबमरीन। अभी तक हम उसमें उस जो प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 सबमरीन बनाने वाले थे, उसमें से ये 5वीं सबमरीन थी, 6ठी आने वाली है। आईएनएस मुर्मुगांव इज अ स्टिल्थ frigate. It's a destroyer, Vishakhapatnam class destroyer, which we are developing with the help of, you can say, Israel. इसराइल के सपोर्ट के द्वारा हम ये एक बड़ा सा व्हीकल बना रहे हैं जो स्टिल्थ वॉरशिप है। ये वॉरशिप है आईएनएस मुर्मुगांव। मुर्मुगांव इज अ गांव इन गोवा। वहां से इस वॉरशिप, जो वॉरशिप था उसका नाम था यार्ड 12705, जो प्रोजेक्ट 15B के द्वारा बनाया जाने वाला था, जो बनाया और फाइनली हमने उसको नाम दे दिया, क्या नाम दिया? मुर्मुगांव। दोस्तों ये जो इंडियन नेवी में बनाया गया है, ये स्टिल्थ क्लास वॉरशिप है। स्टिल्थ इसलिए ताकि ये ना रडार में आता नहीं है, रडार में आता नहीं और वो डिस्ट्रॉय करने के काबिल। इसके पास अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम है, जिसके पास ब्रह्मोस है भाई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, बैरेक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो हमने इजराइल से लिया था। भाई साहब पागलपंती है, मस्त चीज़ है, पावरफुल है। और मैंने बताया था आपको ये सब इसलिए हमें ज़रूरी है, हम नेवी को रिवैम्प इसलिए करें क्योंकि चाइना अपनी रैपिडली इंडियन ओशन में अपनी इन्फ्लुएंस रैपिडली बढ़ा रहा है, और इस समय पे हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, इससे बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। अब बात करते दोस्तों, इंडिया ने एक नया लॉ पास करा, मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। क्या लॉ पास किया राज्यसभा ने? मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने 2019 में पास कर दिया था, ठीक है। वापस इसको हमने पास कर दिया, ठीक है। बिल वॉज पास्ड, ठीक है, 2019 में लोकसभा में, बाद में लैप्स हो गया, और बाद में इस साल वापस लोकसभा ने फटाफट पास कर दिया, अब राज्यसभा ने पास कर दिया, और ये बन गया लॉ आपका। सही है, मस्त चीज़ है, चलिए अच्छी बात है। अब आपके मन में एक ऑब्वियस सवाल पैदा होना चाहिए, एक समझदार बच्चे के मन में सवाल पैदा होना चाहिए, सर ये पायरेसी एक बड़ा लॉ है ना, एंटी पायरेसी के लिए लॉ होना चाहिए, पर क्या हमारे आईपीसी में इसके बारे में कोई बातें नहीं है? बिल्कुल है बातें। अब तुम अवतार देखने गए, तुमने अपने आईफोन से पूरा वीडियो ले लिया और तुमने टेलीग्राम के ऊपर जाकर उसको पब्लिश कर दिया, और पुलिस आकर तुम्हारे घर में तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दी। पॉसिबल है भाई तुम्हें ऐसा करना, है ना? बिल्कुल पॉसिबल है, बराबर है। अब बात ऐसी है कि अगर पायरेसी की एक्टिविटी इंडिया में नहीं हुई, समुंदर में कहीं दूर हुई, समुंदर में कितनी दूर हुई भाई? समुंदर में ये इंडिया की टेरिटरी है, उससे करीबन 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया की टेरिटरी मानी जाती है। फिर 200 नॉटिकल माइल तक इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है, और उसके बाद आता है आपका हाई सीज, है ना? समुद्र में इस तरीके से कैलकुलेट होता है, और ये सब कैलकुलेट कैसे होता है? UNCLOS के द्वारा। व्हाट इज UNCLOS? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ओवर द सीज, इसके द्वारा होता है। इंडिया ने 1982 में इस UNCLOS की ट्रीटी साइन करी थी, और 1995 में इसको रेटिफाई करी थी। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसके द्वारा हाई सीज डिफाइन होता है। अब हाई सीज में किसी ने, कोई फॉरेनर ने क्राइम किया तो हम उसको पकड़ के देश में थोड़ी बुला सकते, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। सो आईपीसी इज नॉट वैलिड देयर, एंड देयरफॉर वी नीड मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल, जिसके द्वारा अगर हमारे साथ पायरेसी हुई, ठीक है, और कुछ नुकसान हुआ, कुछ क्राइम हुआ, तो वी हैव अ लॉ। उस आदमी को पकड़कर इंडिया में लाएंगे और बोलेंगे ये लॉ के द्वारा हम तुझे प्रोसिक्यूट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो आदमी बोले कि मेरे को क्यों लेके आए, है ना? दोस्तों इंसिडेंस ऑफ प्राइवेसी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। डेडलीस्ट एरिया ऑन द ओशन, पूरे वर्ल्ड में
पायरेसी के रिलेटेड डेडलीस्ट एरिया अगर बात करें, सो दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ अदेन। इंडियन ओशन के रास्ते से मुंबई से एक जहाज निकलता है, गल्फ ऑफ आदेन के रास्ते से बबल मंदेप वाली स्ट्रेट से निकलते हुए रेड सी के माध्यम से ये जाता है आपका सुएज कैनाल से आगे जाकर यूरोप को मिलता है। वहां पे सोमालिया, सोमालीलैंड, जिबौती, एरिट्रिया, जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री माने जाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डेडली सोमालियन लोग हैं और वो भरपूर पायरेसी करते हैं। रिसेंटली नाइजीरिया के पास सोमालिया के लोग, ये तो ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे भी पहुंच गए और नाइजीरिया के पास हमारा जहाज जा रहा था, उसको कैप्चर कर लिया, 18 लोगों को किडनैप कर दिया। क्या करें, हमारे पास कोई एंटी पायरेसी लॉ था नहीं, अब आ गया भैया, अब तो भैया इनकी तो 12 बजा देंगे अपन। समझ में आ गया दोस्तों। और ये UNCLOA समझ में आ गया, 1982 में ये लॉ था, ठीक है। इंडिया ने इसको से 92 में इसको साइन किया था, 1995 में हमने इसको रेटिफाई किया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ा महत्वपूर्ण सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आया, ऐसा लोकली, है ना, लोकल लेवल पे ऐसे इंडेक्स आने चाहिए ताकि प्रोग्रेस की बातें हो सके कि ये तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है दोस्तों। विकास तो हमेशा कंटिन्यूअस बात है, जैसे हम पढ़ाई में बात करते हैं ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है, बिल्कुल वैसा ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है। तो दोस्तों पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये सब टॉप में आए हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में। आप ये पूछेंगे सर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स किस बात को चेक करता है? ये चेक करता है कि लोगों की बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या फुलफिल हो रही है, क्या लोगों के वेलबींग के फाउंडेशन डेवलप हो रहे हैं, क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस हो रहा है। समझ में आ गया? वेरी गुड। 3 पैरामीटर, इन 3 पैरामीटर में डिटेल में अगर जाके बात करें तो क्या इनको न्यूट्रिशन मेडिकल में केयर मिल रहा है, क्या वाटर सैनिटेशन अच्छे से मिल रहा है, क्या शेल्टर अच्छे से, पर्सनल सेफ्टी अच्छे से, ये सब के बारे में बातें हैं। सिमिलरली फाउंडेशन फॉर वेलबींग के लिए एक्सेस टू नॉलेज मिला कि नहीं, हेल्थ और वेलनेस हुई कि नहीं, टेलीफोन इंटरनेट अच्छी तरीके से मिला कि नहीं, ठीक है, एनवायरनमेंट की क्वालिटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई, अपॉर्चुनिटी में लोगों को अधिकार मिले कि नहीं, फ्रीडम और चॉइस है कि नहीं, इंक्लूसिवनेस है कि नहीं। तो इस रैंकिंग में सबसे टॉप में है पुडुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल, चंडीगढ़, केरला एंड जम्मू कश्मीर, ये टॉप 10 में है। दोस्तों आप बताइए आपका स्टेट इसमें आता है कि नहीं? मेरा स्टेट तो नहीं है। सबसे नीचे झारखंड और बिहार है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका स्टेट इसमें आता है कि नहीं, ठीक है। अब फटाफट हम चलते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ आइटम्स के लिए जो छोटी छोटी है पर बड़े काम की है, जो अपडेट है ना। जैसे एनवायरनमेंट की बातें, रेगुलरली एनवायरनमेंट की बातें आती रहती है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है एनवायरनमेंट के बारे में सवाल पूछना, ठीक है। जैसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर, ग्रेटा थनबर्ग की ऑर्गेनाइजेशन, वैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम आ रहा है, जर्मनी में ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लास्ट जनरेशन। उन्होंने क्या किया, बर्लिन में एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगा के रखा था, उसके टॉप पे पहुंच के क्रिसमस ट्री को काट दिया टू इन्फॉर्म पीपल कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है भैया, नहीं तो बड़ी परेशानी है। अब ये 200 फीट का, ये कितने फीट का था एक बार देख लूँ मैं, 15 मीटर का ट्री था। कितना था भैया? 15 मीटर का ट्री था। इस 15 मीटर ट्री के ऊपर पहुंचे कैसे? तो ये पहुंचे मैकेनिकल एलिवेटर से, इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ नहीं करी, मैकेनिकली ऊपर पहुंचे हैं। और 2 विमेन पहुंच गए, उन्होंने काट दिया ट्री को और बताया, है ना, कि भैया ये देखो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दो, नहीं तो हमारी ये लास्ट जनरेशन होगी, उसके बाद कोई बचेगा ही नहीं। मलेशिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आया है दोस्तों, मलेशिया में फ्लड है दोस्तों। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी विंटर है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर है, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। मेसी ने जब ये जीता दिया वर्ल्ड कप तो ग्लोबल साउथ का पावर और बढ़ने लगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, मलेशिया में फ्लड आया ये पता होना चाहिए, है ना। थाउजेंड्स ऑफ यूके की नर्सेस एक दिन के से स्ट्राइक पे थी, अब एम्बुलेंस वर्कर स्ट्राइक पे आ गए, ठीक है। एम्बुलेंस वर्कर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स वॉकड आउट ओवर अ पे ऑन वेडनेसडे, अ डे आफ्टर नर्सेस वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। एज गवर्नमेंट एडवाइज अ पब्लिक टू अवॉइड टेकिंग रिस्क,
Government said the strike would result in fewer ambulances on the road and with only life-threatening cases such as heart attack will be prioritized. तो ये आपको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन जो होती रहती है उसके अपडेट लेते रहना है ना. कब कब ऐसी चीज़ें डेवलप होती जाएगी और कैसे एग्जामिनर इन डेवलपिंग चीज़ों के ऊपर सवाल पूछेगा ये आपको आना चाहिए. दोस्तों करंट अफेयर एक डेवलपिंग दुनिया है, कोई स्टैटिक दुनिया नहीं है. जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लूंगा, एक बार में मुझे याद हो जाएगा और उसी के ऊपर से ये लोग एग्जाम में सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है. इट इज अ डेवलपिंग स्टोरीज. नेपाल कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज. चार्ल्स सोबराज के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी किताबें लिखी गई है. ये एक सीरियल किलर थे. इन्होंने अपने यंग एज पे बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारी विमेन को मारा. ही इज अ फ्रेंच वियतनामीज कैन से इंडियन ओरिजिन के आदमी है. फ्रांस उनका कंट्री है, इंडियन ओरिजिन है. 2003 से मर्डर के चार्जेस में नेपाल में इनको जेल में डाला कर रखा था. नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया कि काफ़ी समय से अब उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा करके उनको छोड़ दिया. इनको बिकिनी किलर भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को मारा था. 78 ईयर के हैं, अभी इनको छोड़ दिया. दोस्तों 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने एक जजमेंट दिया था विच अलाउड सेम सेक्स मैरिज. तब से वहां पे सेम सेक्स मैरिज इज अलाउड. हाउएवर वापस वो रो वर्सेस वेड वाली सिनेरियो ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट आकर वापस इस लॉ को चेंज ना कर दे. इधर लेजिस्लेचर ने फटाफट लॉ बना दिया. जॉय बाइडेन ने फेडरल लॉ बना दिया दैट गे मैरिज इज लीगल. कांग्रेस ने इस लॉ को पास कर दिया विद द सपोर्ट ऑफ रिपब्लिकन्स. ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने. अलग अलग कंट्रीज जहाँ जहाँ पे गे मैरिज अलाउड है. 2001 में नीदरलैंड्स, 2003 में बेल्जियम, 2005 में कनाडा और स्पेन ने, 2006 में साउथ अफ्रीका, 2009 में नॉर्वे एंड स्वीडन, 2010 में अर्जेंटीना, आइसलैंड, पोर्चुगल, 2012 में डेनमार्क, 2013 में ब्राज़ील, इंग्लैंड, वेल्स, फ्रांस, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, 2014 में लग्जमबर्ग, स्कॉटलैंड, 2015 में फिनलैंड, आयरलैंड एंड यूएसए. सॉरी, ये 2015 में लॉ आया था, 2015 में जजमेंट आया था. पर अभी नया लॉ यूएसए ने कब बनाया? 2022 में. 2022 में नई नई कंट्री जिसने गे मैरिज अलाउ किया, स्विट्जरलैंड. दोस्तों इसके पहले 2019 में एशिया के अंदर सबसे पहली कंट्री जो काम करने वाली थी दैट इज ताइवान. दोस्तों बताइए मुझे, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है जो सेम सेक्स मैरिज अलाउ करती है? प्लीज बताइए. इंडिया तो क्लियर कट ना बोलता है, ठीक है, इंडिया तो क्लियर कट ना बोलता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा. दोस्तों आगे बढ़े, अब बात करते हैं अगला 10वां बड़ा महत्वपूर्ण न्यूज आइटम. 2 न्यूज आइटम है 10वें के अंदर. दोस्तों आपने देखा होगा न्यूक्लियर, बचपन में आपने आपको सिखाया था फिजन एंड फ्यूजन. दोस्तों पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम जो होता है वो होता है फिजन के द्वारा. फिजन में होता है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन का मारा किया गया, न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस टूटने से बहुत एनर्जी क्रिएट हुई, उस एनर्जी को हार्नेस करो और उसके द्वारा आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो. फिजन इज द मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, पर उसके द्वारा नुकसान बहुत होता रहता है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है. बहुत सारे न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव किरणें बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ी परेशानी है. अगला जो टेक्नोलॉजी जो हाइपोथेटिकली ऐसा मान के रखा गया था कि ये सब भी होता है, जिसको नाम दिया गया फ्यूजन. 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दिया और न्यूक्लियस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से जो फ्यूजन हुआ उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हुई. ऐसा माना जाता था कि इन 2 से न्यूक्लियस को, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, समझना बहुत मजेदार है, जितनी एनर्जी फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहिए उससे अगर कहीं ज्यादा एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्रिएट होती है तो यह बड़ा सक्सेसफुल सिनारियो होगा. और आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है. पर अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किया जिसके द्वारा ज्यादा एनर्जी क्रिएट करी गई कंपेयर टू जितनी एनर्जी ये रिएक्शन करने के लिए लगी. तो अब
फ्यूचर ऐसा माना जाता है कि अगर फ्यूजन हो गया, समझना, ये फ्यूजन अगले 10 सालों में तो हो जाएगा ऐसा माना जाता है, और अगर ये हो गया तो भाई साहब ये सब एनर्जी की परेशानियां तो भूली जानी है। हम बस एक छोटा सा एक ऐसा बॉक्स लेकर घूमेंगे, खुद ही एनर्जी क्रिएट करेंगे और लाइफ तो तगड़ी चलेगी भाई। समझ में आया दोस्तों? इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, ठीक है। कैलकुलेशंस फेल टू इंक्लूड the rest of the energy required to run the apparatus which was considerable, तो उसको ध्यान दिया नहीं है अभी। लिमिटलेस क्लीन एनर्जी क्रिएट होगी ऐसा माना जा रहा है, और अगर लिमिटलेस क्लीन एनर्जी अगले 10 सालों में क्रिएट हो गई तो भाई साहब तुम्हारा मेरा फ्यूचर इतना मस्त है कि हम सब लोग जाएंगे मार्स और मार्स पे जाके रहेंगे भैया, ठीक है ना। मेरा तो बिल्कुल मन है इलोन मस्क के साथ बाजू में रहना, इलोन मस्क का नेबर बनूं, ये मेरे मन में तो बड़ा सपना है भैया। अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने सैम ब्रैंकमैन फ्राइड को फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और वायलेटिंग कैंपेन फाइनेंस लॉस के रिलेशन में पकड़ के जेल में डाल दिया है। उनका FTX क्रिप्टो एक्सचेंज जो कोलैप्स हो गया, ये भी आपको सवाल पूछा था ना, ठीक है दोस्तों। प्रोटैलेंट ने बिल्कुल इसके ऊपर एक तगड़े से पूरा वीडियो बना के रखा था, और पूरे वीडियो में जो बताया पूरा उसका पैराग्राफ आया क्लैट 2023 के अंदर, और जो भी हमने बोला था सब कुछ आया उसके अंदर। 7 क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए भैया उन बच्चों के। तो FTX वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था। सैम बैंकमैन फ्राइड ने एक अल्मेडा करके रिसर्च कंपनी चालू करी थी, ठीक है, और वो रिसर्च कंपनी के बाद उन्होंने FTX क्रिप्टो एक्सचेंज चालू किया, और दोनों की मिली भगत थी। बैंकमैन फ्राइड बोलते थे कि भैया मैं तो दोनों चला रहा हूं, दोनों अलग अलग है, पर अल्मेडा के पैसे, है ना, ठीक है, FTX में लगे थे और पूरी FTX डूब गई, है ना। जब FTX डूब गई तो उनके ऊपर आरोप लगाया इंटेंशनल फ्रॉड, प्लेन और सिंपल। इतना सिंपल है इसलिए पकड़ के इनको जेल में डाल दिया। ये फिनोमिनल डाउनफॉल है था, 3 साल में $32 बिलियन की कंपनी बना देना और 3 महीने में उसको शून्य पे ले जाना, इतना बड़ा काम। तो भैया वो क्लैट के बच्चों को पूछना पड़ता है कि क्लैट के बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और एग्जाम में जाकर कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जिससे डर जाते हैं और जीरो पे आ जाते हैं। वो बस क्लैट के बच्चे और ये सैम बैंकमैन फ्राइड जैसे लोग साथ में ही हैं। चलिए अब सवाल आता है जो मैंने आपको शुरुआत में पूछा था। सैम बैंकमैन फ्राइड बोलते हैं इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म क्या है। सैम बैंकमैन फ्राइड बोलते हैं इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म का मतलब है कि आपको पैसे इतने ज्यादा कमाने चाहिए और इतना ज्यादा कमाओगे तभी तो आप लोगों को चैरिटी कर पाओगे। अल्ट्रुइज्म का मतलब है लोगों के लिए काम करना, ये सुनो। तो भैया इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि आप चैरिटी कर पाओ, ठीक है। मैंने बताया, मैंने आपको यह सवाल पूछा था कि आप क्या सैम बैंकमैन फ्राइड के विचारधारा के साथ सहमत है या आप राहुल गांधी की विचारधारा के साथ सहमत है कि भैया इकोनॉमी तो ग्रो करो पर साथ साथ में लोगों का भी भला करो, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो। ये सर नो, आप किसके साथ सहमत हो, ठीक है। तो भैया ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ से क्रिएट हुआ, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए ग्रेट, काफ़ी लंबा सेशन हो गया पर बड़े काम का सेशन था। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन? मज़ा आया? मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, 10 में से मुझे मार्क्स दीजिए कि कैसा रहा आज का सेशन, और साथ में ये 10 सेशन में से कौन सी न्यूज़ सबसे अच्छी आपको लगी बताइए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट, एंड ऑल द बेस्ट।